आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के जो गोधली है उसके पार्ट नंबर 2 20 के दांत, उस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जो देखेंगे, जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बारी बारी से इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो देखते हुए इसको याद करते हुए चले कि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ये जो 20 के दांत जो देख रहे हैं ना, ये कहानी है, ये कहानीकार इसका कौन है। तो इनका कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगर आप लोग पाठ पढ़े होइएगा तो पता ही होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत के लेखक। अगला है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो था वो मदन के पिता था, जो सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था, मतलब नौकर का काम करता था। कौन? गिरधर लाल, नौकर के रूप में। उसी गिरधर लाल का बेटा भी था मदन। तो यहाँ पर है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। अगला ऑब्जेक्टिव है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, वो कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो आप लोगों को पता होगा, पढ़े होइएगा, तो 2 दांत तोड़ डाले थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे उनके माता जी का क्या नाम था? तो उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। अगला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिकता का। अगला है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। सेन साहब के पास एक चमचमाती हुई मोटर कार थी, जो उसको खतरा जो था किससे था? तो मोटर कार को जो खतरा था वो खतरा था खोखा से। खोखा यानी सेन साहब के लड़का से, पुत्र से। अगला है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये खोखा खोखी जो है ये बंगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बंगाली भाषा का शब्द है। अगला है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो कहानी के जो मेन पात्र थे सेन साहब, उन्होंने यह बात सेन साहब ने कही थी। किसको कही थी? तो गिरधर लाल को कही थी, क्योंकि जो उसका बेटा जो मदन था ना, वो कार को उस पर हाथ मार दिया था, छू दिया था, इसलिए ऐसा कंप्लेंट शिकायत किए थे किसके पास? गिरधर लाल के पास। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेन साहब ने कहे थे। किसको कहे थे? तो गिरधर लाल को कहे थे। अगला है खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है, तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा, बच्ची, मतलब लड़का, लड़की। ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ही खोखा का क्या नाम है। खोखा, खोखा कहने का मतलब बच्चा। खोखा कौन था? तो सेन साहब का बेटा था, तो उसका नाम क्या था? कासू। उसका नाम कासू था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। मतलब ये कहानी है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने आप को मतलब क्या करते थे, अपना बेटा को बिना पढ़ाए लिखाए हुए ही बिजनेस में इंजीनियर बनाना चाहते थे, नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये कहानी क्या है? मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है। अगला है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर, मतलब एक ही साथ होता है, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र कासू को। अगला है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मतलब मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, वो अक्सर किससे पिटाई खाता था? तो वो पिटाई खाता था अपने पिता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम तो हम पहले ही बता चुके थे कि रत्नावती शर्मा थी। और अगला है कि
उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ऐसा भी पूछ सकता है कि पंडित राम अवतार शर्मा किनके पिता थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। यहाँ पर पूछा गया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित राम अवतार शर्मा। अगला है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? फटकार कहने का मतलब डांट डपट किए। तो वो किसको लगा गया था? तो गिरधर लाल को, क्योंकि उसका बेटा जो था मदन वो गौरी पर अपना हाथ फेर दिया था, इसलिए फटकार लगाया था गिरधर लाल को। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? 20 के दांत की जो कहानी है किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, मध्यम वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? शरीक यहाँ पर एक उर्दू भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर शरीक का मतलब होता है शामिल होना। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाह रहा था? तो आप लोगों को पता है कि गली में क्या मदन क्या खेल रहा था? तो लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेल रहा था। उसी लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए कौन गया था? कासू गया, जो वहां से 2 दांत तोड़वा कर वापस लौटे थे। तो मतलब लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ही डी नंबर ऑप्शन। अगला है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? मतलब कि सेन साहब किसके तर्क से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से वह ऐंठ कर रह गए थे। अगला है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, उसका उम्र कितना वर्ष का था? तो 5 से 6 साल का लड़का था। कौन? मदन। अगला है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कि मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो किसका पुत्र था? तो पहले ही बता चुके थे, बीच में चर्चा किए हैं कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था, मतलब गिरधर का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे, जो कहानीकार है इस पाठ के, वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी के। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर थोड़ा आंसर जो है, आंसर इस एरिया में होता है, थोड़ा टाइपिंग में एरर है, तो हो जाएगा 18 फरवरी 1916। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को जिस ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर रहे हैं, अगर इसका PDF के रूप में आप लोगों को इसका नोट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ऊपर में या नीचे में, हम बता देंगे। वहाँ से आप लोग मैसेज करके इसके व्हाट्सअप कॉपी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपने घर पर बैठकर ही तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु मतलब कब हो गई? मतलब ये धरती छोड़कर कब चले गए, कब उनका देहांत हो गया? तो यहाँ पर है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। 1916 में जन्म और 1961 में मृत्यु। मतलब ध्यान रख सकते हैं कि एक को इधर कर देंगे तो जन्म और उधर कर देंगे 6, एक तो हो जाएगा हमारा मृत्यु। मतलब 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हो गया था किनका? नलिन बिलोचन शर्मा के। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता ही होगा अगर पढ़े होइएगा पाठ को। तो नलिन बिलोचन शर्मा बिहार के थे। उनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट जगह पर। बदरघाट एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जिस प्रकार से अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कि 20 के दांत किनकी रचना है, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से दृष्टिकोण भी एक जो कहानी है तो किनकी रचना है? तो वो भी रचना है नलिन बिलोचन शर्मा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? कठपुतलियां कहने का मतलब जानते हैं? काठ का पुतली। मतलब काठ का कोई चीज बना दीजिएगा, किसी जगह पर रख दीजिएगा तो हिल डुल नहीं करेगा, मतलब जहीं के तहीं वहीं पर पड़ा हुआ रह जाएगा। उसी प्रकार से लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा मानते थे सेन साहब और उनके
पत्नी। किसे इस बात पर गर्व है? तो वही है, यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता। माता पिता को गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। मतलब एकदम सुशील स्वभाव की थी पांचों के पांचों लड़कियां, थोड़ा सा भी बदमाशी नहीं करती थी, इसलिए संज्ञा दिया गया कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। अगला है कि कौओं के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं के जमात में, कौवा कहने का मतलब आप लोग जानते ही है, यहाँ पर संज्ञा दिया गया। तो कौओं का संज्ञा दिया गया है मदन का, और हंस के संज्ञा दिया गया है कासू का। तो कौए के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? मतलब कौओं के जमात में कौन शामिल होना चाह रहा था? तो हंस। अब यहाँ पर ही अगला है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो अगर पाठ अध्ययन किए होंगे तो यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि जब सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं बच गया था तो उस समय कासू का जन्म हुआ था। तो खोखा के अनुसार वो अपने सिद्धांत को भी बदल लिए थे, क्योंकि घर का जो नियम कानून था लड़कियों के लिए अलग था, लड़का के लिए जो इनका खोखा था इसके लिए अलग था नियम कानून। तो पूरे सिद्धांत को ही बदल लिए थे खोखा के अनुसार। अगला है अब कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? पीछे भी बोले हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी, जो एकदम सुशील स्वभाव के थी, क्योंकि संज्ञा ही दिया गया है इसे कि लड़कियां क्या है, लड़कियां कठपुतलियां है। अगला नंबर है कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का क्या होता है अर्थ? तो सोफर शब्द का अर्थ सभ्यता, संबंध, निर्बंधता, ड्राइवर। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। तो हम लोग बारी बारी करके यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव जो 20 के दांत के थे उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द इस चैनल को जुड़ जाए और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें।